महाकुंभ में अमृत स्नान किया आपने तो सारे पाप धुल गए होंगे। तो इस महाकुंभ को ना समझने के दो तरीके हैं। पहला वही तरीका जो हमें बताया जाता है हमारे कथावाचकों द्वारा, पंडाओं द्वारा, कि भाई इस दिन देवों में और असुरों में लड़ाई हुई थी, समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत पे वो हाथापाई हुई तो 4 जगह छलका, उनमें से एक जगह प्रयागराज, एक हरिद्वार, एक उज्जैन, एक नासिक हुई। ठीक है, वो कहानी है। और दूसरा तरीका है प्रॉपर साइंटिफिक वे, प्योर साइंस। अब चाहे उसे एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहो, चाहे उसे तारों की साइंस कहो, वो साइंस है। अब वो क्या, आकाश में ना तारे होते हैं और उनकी एक एक स्पेसिफिक होते हैं ग्रुप, उनको बोलते हैं राशि। वो राशि हम जो पत्रा देख के हमारे पंडित जी नाम रखते हैं, वो राशि सिर्फ कागजों में नहीं है, वो राशि तय होती है आकाश में तारों के 10, 20, 50 तारों को एक ग्रुप में जब वो होते हैं उसके नाम से। उसी ग्रुप में या उसी तारामंडल में जब बृहस्पति ग्रह प्रवेश करता है तो उस तारामंडल का नाम है कुंभ। अब कुंभ क्यों कहा उसको वो भी समझो कि लगभग 70 से ज़्यादा तारे हैं जो एक आकृति बनाए हुए हैं, जिनमें से मोस्ट विजिबल जो स्टार्स हैं उनकी आकृति है ऐसे कि कोई आदमी, जवान आदमी हाथ में लोटा लिए हुए पानी उड़ेल रहा है, तो उसको कहा गया कुंभ। तो जब बृहस्पति उस कुंभ राशि के आसपास से निकलता है या बृहस्पति जब उस कुंभ तारामंडल को क्रॉस करता है या उसमें रहता है, तब होता है महाकुंभ। लेकिन उसके साथ 2 सहयोगी ग्रह और हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, वो भी स्पेसिफिक अलाइनमेंट में होते हैं। तो जब ये तीनों ग्रह इस तरीके से अलाइनमेंट में हो तो महाकुंभ लगता है या कुंभ लगता है। और जब ये तीनों ग्रह इस तरीके से अलाइन होते हैं तो इनसे निकलती है विशेष एनर्जी। अब कहोगे कि ये तो हास्यास्पद है, क्यों बकवास दे रहे हो, क्या एनर्जी? उनकी लाइट तो आप तक पहुंच रही है ना, सूरज की तो पहुंच ही रही है, दिखती है। बहुत से तारे रात में दिखते हैं, अब रात में देखते हैं इसका मतलब लाइट उनकी दिन में भी आ रही थी, उनकी एनर्जी दिन में भी आ रही थी, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण आप देख नहीं पाए। रात में दिख रहा है इसका मतलब वो आ रही है। अब अगर उनकी लाइट आप तक पहुंचती है, उनकी एनर्जी आप तक पहुंचती है, उसकी तरंगें भी आप तक पहुंचती हैं और उनका मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचता है, तो वो आपकी बॉडी को, आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। वो कैसे कि आपसे कभी ना कभी कहा गया होगा या आपने सुना होगा कि भाई किसी पे शनि का प्रभाव है, किसी पे बृहस्पति का प्रभाव है, किसी पे बुध का प्रभाव है, सही है या गलत है। तो वो शनि, बृहस्पति, बुध वो भूत नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो यही ग्रह हैं, वो स्टार्स हैं, उपग्रह हैं। अब अगर वो आपकी बॉडी को, आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें सॉल्यूशन बताया जाता है कि एक छोटी सी अंगूठी लो, उंगली पे पहन लो। उससे क्या होगा कि जब उनकी रोशनी या एनर्जी उस अंगूठी से ट्रांसफ़र होगी, चाहे वो मूंगा हो, वो पन्ना हो, वो हीरा हो, वो मोती हो, तो उससे जब वो ट्रांसफ़र होकर आपकी बॉडी पर पड़ेगी तो उसका प्रभाव कम होगा या बढ़ेगा। अब अगर एक छोटे से पत्थर से उनकी लाइट या एनर्जी ट्रांसफ़र होकर आपकी बॉडी में इतना प्रभाव ला सकती है, आपके जीवन में, आपके विचारों में कोई प्रभाव ला सकती है, तो निश्चित रूप से जब वो अगर सीधे सीधे तौर पर आप उनके नीचे हो तो प्रभाव पड़ेगा। अब वो प्रभाव, वो एनर्जी का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही जगह क्यों? तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हमारे दिल्ली में दिन है तो अमेरिका में दिन नहीं है, क्योंकि सूर्य इस समय यहाँ के लिए अलाइंड है। एक समय पे एक ही जगह पे उनकी उपस्थिति आपको दिखेगी। तो ठीक उसी प्रकार उस कॉन्स्टेलेशन में, उस तारामंडल से जब बृहस्पति प्रवेश करेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी, उसके साथ जब सूर्य और चंद्रमा अलाइन होंगे तो उनकी जब एनर्जी बनेगी तो वो एनर्जी फील्ड संगम के पास में होगा, प्रयागराज में एक समय पे। ऐसे ही वो एनर्जी फील्ड एक समय पे हरिद्वार में होगा, फिर एक समय पे वो नासिक में होगा, फिर एक समय पे उज्जैन में होगा। वो बदलता रहेगा अलग अलग समय पे। अब कि भाई एनर्जी फील्ड तो है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर उस एनर्जी फील्ड के पास में हो या उसके अंदर हो तो भी बहुत है। और उस एनर्जी फील्ड में अगर आप स्नान करते हो तो ऐसा कहा जाता है कि उससे इन नदियों का, उस स्पेसिफिक एरिया का पानी पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है। अगर कोई उसमें नहाएगा, स्नान करेगा तो उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अब साधारण आदमी पे भी उसका प्रभाव रहेगा, परंतु जो पहले से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अलाइंड है, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कुंभ सबसे पहले साधुओं का है, खासकर जो तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके बाद आमजन का। तो बहुत लोगों को ये है कि अब हमें भी संगम पे ही नहाना है, क्योंकि ये लिखा है कि संगम पे नहाना है।
जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो अब उसको भी आप समझिए कि आज से 2500 साल पहले जब भी वो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर से ये जांचा गया कि वो एनर्जी क्षेत्र कहाँ है, उस समय शहर नहीं बसा हुआ होगा इतना बड़ा, उस समय सड़कें नहीं बनी होंगी, नदियाँ भी बदलती रहती थी। तो ये तय किया गया कि वो एनर्जी फील्ड इस एरिया में बनेगा जहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। और वो एरिया कई किलोमीटर्स का है। तो लोगों को ये समझ आता है बस कि नहीं, हम संगम में वहीं डुबकी लगानी है जहाँ पे वो अमृत का टपका गिरा या जहाँ तीनों नदियाँ मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है। इस समय पे, महाकुंभ के समय पे या कुंभ के समय पे, ये पूरा एरिया एनर्जाइज्ड है। उन तारों की, उन ग्रहों की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो इस पूरे एरिया में है। तो आप कहीं भी स्नान करेंगे, कहीं भी नहाएंगे, आप उसी एनर्जी का, उसी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का, उसी शक्ति का हिस्सा बनेंगे, उसी के प्रभाव में रहेंगे। और मैं खुद भी वो महसूस कर सकता हूँ बिना नहाए भी, यहाँ रहने में भी वो जो समझ आ रही है, जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनर्जी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी साधक है, ध्यान करता है, तो वो उसको बड़े आराम से समझ लेगा। यही है कुंभ, यही है महाकुंभ, और यही है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कुंभ क्या, महाकुंभ क्या, क्यों नहा के आए, तो आप सिर्फ इसलिए नहा के नहीं आए कि आपको उसी जगह स्नान करना था जहाँ वो अमृत के टपके गिरे उस कलश से। और कुंभ का नाम भी इसीलिए कुंभ और महाकुंभ है, उस राशि के नाम के कारण।